हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्थ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि आपको पीछे आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के बायोलॉजी बिहार बोर्ड के लिए जो होगा। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और वह नया टॉपिक का नाम है नियंत्रण एवं उस नए टॉपिक का नाम बच्चों नियंत्रण एवं समन्वय। इसके पहले हम लोग पढ़े थे 4 चैप्टर यानी कि पोषण। सबसे पहला नंबर चैप्टर था पोषण, दूसरा नंबर था श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन था। उस उत्सर्जन के आगे मैं आप लोगों के बीच उसके आगे की एक नए चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5 को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। और यह जो नियंत्रण समन्वय है यह हम लोग की बायोलॉजी की एक चैप्टर है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 10th बायोलॉजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यह हम लोग का पहला लेक्चर होगा और इस लेक्चर के बाद फिर से इसको कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि लेक्चर नंबर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट आपके यूट्यूब चैनल पर डला जाएगा या अपलोड हो जाएगा तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आगे की जो क्लास होगी, आगे की लेक्चर नंबर 2 होगी, उस लेक्चर नंबर 2 में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और कंसेप्ट क्लियर होते चले। इसके लिए आपको इसको रेगुलर क्लास देखना है और रेगुलर बेस में आप देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सभी के सभी टॉपिक समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इस जो क्लास होता है यहाँ पर, इस क्लास का आपको PDF चाहिए, PDF लेना चाह रहे हैं, जितने भी इसमें नोट्स है, यहाँ पर जितने भी ये सब नोट्स बनाए गए हैं, जितने भी ये सब नोट्स है, ये सभी नोट्स का अगर आपको PDF चाहिए, ये सभी नोट्स का आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, तो उस PDF के लिए आपको क्या करना है, इस PDF के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर, यहाँ पर जो व्हाट्सएप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है कि सर 10th क्लास का हमको PDF चाहिए, तो आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। नंबर है, ध्यान से देखेंगे आप नंबर, इससे हम लोग का नंबर जो है व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7903354807। ठीक है, 7903354807। तो इस पर आप मैसेज करेंगे कि सर मुझे 10th का नोट्स चाहिए, बायोलॉजी की नोट्स चाहिए, तो आपको बायोलॉजी के नोट्स आपके ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और उस ग्रुप में प्रतिदिन जो यहाँ पर क्लास होती है, यहाँ पर जो मैंने क्लासेस करवाते हैं हम लोग और जो सर भी करवाते होंगे, वो सभी के सभी टॉपिक और सभी के सभी जो वीडियो लेक्चर के नोट्स होते हैं सभी के सभी उसमें डाला जाता है। तो आप लोग इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और PDF को लेने में जो जिससे आपको आसानी हो। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और ये आप ध्यान रखेंगे कि लेक्चर नंबर 1 है और इस 1 नंबर चैप्टर लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय का सबसे पहला नंबर टॉपिक, यानी कि नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। तो आप ध्यान से समझेंगे कि नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। नियंत्रण को हम लोग इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको इंग्लिश में हम लोग कंट्रोल कहते हैं, इंग्लिश में इसको कंट्रोल कहते हैं। नियंत्रण को इंग्लिश में कंट्रोल कहते हैं और इस कंट्रोल का अर्थ हुआ किसी चीज़ पर कंट्रोल या काबू कैसे किया जाए। और कोई चीज़ हम ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं या कम मात्रा में भी करते हैं तो हमारे शरीर के लिए हो सके कि हानिकारक हो जाए। यानी कि जैसे आपको अगर मानिए कि भोजन खाना ही है, भोजन लेना अपने पोषण के लिए, तो अगर आप ज़्यादा खा लेंगे फिर भी आपको दिक्कत हो सकता है, अगर कम खा रहे होंगे फिर भी आपको दिक्कत हुआ, तो उसको कंट्रोल नियंत्रण करके हमको अपने शरीर के अंदर लेना होता है। तो उसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला नंबर टॉपिक हम लोग का है नियंत्रण और समन्वय। अब इसका डिफिनेशन क्या है कि जितने भी जीव होते हैं ना, जीव में जैविक क्रिया होती है, यहाँ पर दिखा हुआ भी है, जीवों में अनुक्रियाओं के अनुसार, यानी कि जो अंदर जैविक क्रिया होती है उसके अनुसार उत्पन्न होने वाले गतियों का संचालन, उत्पन्न होने वाले जितने भी गति होंगे, या आप गर्मी हो गए, ठंडा हो गए, उस सभी पर नियंत्रण, या आपको खांसी हो रही है, तबीयत खराब है, तो सभी पर नियंत्रण पाना ही नियंत्रण और समन्वय कहलाता है। सभी का संचालन करना ही नियंत्रण और समन्वय कहलाता है। एक बार फिर से देखेंगे कि जीवों के शरीर में अनुक्रियाओं के अनुसार उत्पन्न होने वाले गतियों का संचालन
उत्पन्न होने वाले गतियों का संचालन उत्पन्न होने वाले गतियों का संचालन ही नियंत्रण और समन्वय कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पर जीवों में नियंत्रण क्रिया के लिए विशेष प्रकार के अंग और अंग तंत्र पाए जाते हैं। जैसे अगर आप बायोलॉजी के सभी क्लासेस किए होंगे तो आपको पता होगा कि पोषण के लिए अलग सिस्टम बनाया हुआ है मानव के शरीर में, या जितने भी जीव है सभी जीव के शरीर में पोषण के लिए अलग सिस्टम, श्वसन के लिए अलग सिस्टम और परिवहन के लिए भी अलग सिस्टम है, उत्सर्जन के लिए अलग सिस्टम। उसी प्रकार से नियंत्रण क्रिया के लिए भी विशेष प्रकार के अंग और अंग तंत्र पाए जाते हैं। अब उसके बाद जब अंग तंत्र पाया जाएगा तो उसी के अनुसार उस जीव में नियंत्रण की काम होगा, और नियंत्रण का जो काम होता है 2 तरीका से होता है। भी आप ध्यान रखें कि जीव के शरीर में जो नियंत्रण की क्रिया होती है 2 तरीका से होता है। सबसे पहला नंबर तरीका हम लोग का है रसायनों के द्वारा। सबसे पहला नंबर यानी कि सबसे पहला नंबर है रसायन के द्वारा, रसायन के द्वारा। और दूसरा तंत्रिका तंत्र के द्वारा, दूसरा है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो यही 2 तरीका है नियंत्रण, किसी भी जीव के शरीर में नियंत्रण की क्रिया करने का 2 तरीका है। सबसे पहला है रसायनों द्वारा, यानी कि रसायन से उसका नियंत्रण होगा। उसके बाद दूसरा है तंत्रिका द्वारा नियंत्रण। अब हम इस दोनों तरीका को हम लोग बारी बारी से पढ़ रहे हैं कि आखिर रसायन द्वारा कैसे होता है और तंत्रिका तंत्र के द्वारा कैसे होता है। तो इसके आगे देखेंगे आप लोग कि रसायनों के द्वारा पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। वैसा कुछ जीव है, पादप भी है, जिसमें तंत्रिका तंत्र उपस्थित नहीं होता है। इसीलिए इनमें अनुक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय सिर्फ रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें तंत्रिका तंत्र पाया ही नहीं जाता है। इसलिए इसमें नियंत्रण की काम जो होगा रासायनिक पदार्थ के द्वारा होता है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र के द्वारा कैसे होता है, तो इसमें जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। यहाँ पर पेड़ पौधा था, पेड़ पौधा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, जिसके कारण रसायन के द्वारा उसमें नियंत्रण की क्रिया होता है। लेकिन जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, इसमें नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया तंत्रिका तंत्र के साथ साथ रसायन के द्वारा भी होता है, क्योंकि इसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, रसायन के द्वारा भी होगा और तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी होता है। अब इसके आगे है कि पौधा में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। इसके पहले भी टॉपिक था कि रसायन के द्वारा, तो पौधा के बारे में ही था। अब यहाँ पे देखेंगे कि पौधा में तंत्रिका तंत्र उपस्थित नहीं पाया जाता है या उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए इसमें अनुक्रियाओं का नियंत्रण समन्वय सिर्फ रासायनिक पदार्थों के द्वारा ही होता है। जैसे प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, वायुनुवर्तन होगा, जलानुवर्तन होगा या रासायनिक अनुवर्तन होगा। और इस सभी अनुवर्तन के बारे में लोग आगे बारी बारी से पढ़ेंगे कि प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, गुरुत्व अनुवर्तन क्या होता है, रासायनिक अनुवर्तन क्या होता है, जलानुवर्तन क्या होता है, और भी बहुत सारे अनुवर्तन के प्रकार हैं। अब उसके बाद हम लोग का आगे का टॉपिक है उद्दीपन। इस पौधा में नियंत्रण और समन्वय के बाद हम लोग का आगे का टॉपिक है उद्दीपन। इसमें क्या है कि प्रत्येक जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जैसे अगर गर्मी का मौसम है तो वह ठंडा खोजना चाहता है, कोई भी जीव हो ठंडा में जाना पसंद करता है। अगर ठंडा वाला दिन हो, सर्दी का दिन हो, तो गर्मी में जाना पसंद करता है। तो अपने जो वातावरण में हो रहे जितने भी परिवर्तन है, मौसम में जितने भी मानसून का चेंजिंग होते रहता है, तो उसके अनुसार अगर परिवर्तन दिखा रहा है तो उसी परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे उद्दीपन। ठीक है, वातावरण में होने वाले परिवर्तन ही उद्दीपन कहलाता है। पेड़ पौधा में उद्दीपन के प्रति यहाँ पर क्या है, ठीक, यहाँ पर देखेंगे फिर से, वातावरण में होने वाली परिवर्तन ही उद्दीपन कहलाता है। प्रत्येक पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया धीमी गति से होता है, जबकि जंतु में अनुक्रिया जो होता है नियंत्रण का वो बहुत तेजी गति से होता है पौधा के रेस्पेक्ट में। तो आप ध्यान से इसको याद कर लें कि पौधा में जो उद्दीपन की प्रक्रिया होता है या नियंत्रण समन्वय की प्रक्रिया होता है, जंतु की अपेक्षा बहुत ही धीमी गति या धीमी गति से होता है, बहुत ही धीमी गति से होता है। ठीक है,
अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग का है कि पौधा में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन। पौधा में जितने भी प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं उन सभी हार्मोन को पादप हार्मोन या उसी को हम लोग फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पादप हार्मोन क्या है, किसको बोलेंगे, किसको कहा जाता है, तो वैसा हार्मोन जो पौधा में उपस्थित होता है उसको फाइटो हार्मोन कहते हैं या पादप हार्मोन कहते हैं। अब जो पौधा में हार्मोन होगा तो कितने प्रकार का होता है यहाँ पर देखेंगे। पौधा में जो हार्मोन होता है 6 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। पौधे में 6 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है, जिसमें से पहला है ऑक्सीन। कहीं कहीं पर इस ऑक्सीन को ऑक्जीन भी लिखा हुआ रहता है, ऑक्जीन। दूसरा है हम लोग का जिबरेलिन्स, जिबरेलिन्स, जिबरेलिन्स। उसके बाद साइटोकाइनिन है, उसके बाद साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। उसके बाद हम लोग का एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल है। उसके बाद एथिलीन है। इसी एथिलीन को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि इसको फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। उसके बाद फ्लोरोजीन्स, उसके बाद फ्लोरोजीन्स भी है। तो यह 6 प्रकार के हार्मोन पादप में पाया जाता है, इसीलिए इस 6 पादप हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। सबसे पहला है हम लोग का ऑक्सीन। अब इसका नंबरिंग भी ऊपर नीचे हो सकता है कि पहले जिबरेलिन्स लिख दे या पहले जिबरेलिन्स के बारे में हम लोग पढ़ ले। तो यह नंबरिंग जो है हम अपने अनुसार लिखे हैं, बुक में हो सके कि आगे पीछे हो सकता है, या कोई अगर आप ऑफलाइन क्लास करते होंगे तो उसमें सारा आगे पीछे पढ़ाए होंगे, तो इसके नंबरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में, जिबरेलिन्स के बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में, एब्सिसिक अम्ल के बारे में और एथिलीन के बारे में, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे फ्लोरोजीन्स के बारे में। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहला देखते हैं कि ऑक्सीन, आखिर ऑक्सीन क्या होता है। तो ऑक्सीन क्या होता है, ऑक्सीन कार्बोनिक यौगिक का एक समूह होता है जिसके द्वारा पौधा में कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन का काम होता है। ठीक है, ऑक्सीन जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है, इसलिए कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिक के साथ साथ यह पौधा में कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायक होता है। जब कोशिका विभाजन होता है तब इस हार्मोन की आवश्यकता होती है, या कोशिका दीर्घन भी होता है तो इस हार्मोन की आवश्यकता होती है। पौधे की तना में जिस तरफ ऑक्सीन की मात्रा या ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है उस ओर तना का विकास ज़्यादा होगा, उस यहाँ पर लिखा भी होगा उस ओर वृद्धि भी अधिक होती है। लेकिन जड़ में इसकी अधिकता कम होती है जिसके कारण विकास भी कम होता है। यानी कि सिंपल भाषा में कहें कि ज़्यादा मात्रा जिस तरफ होगा ऑक्सीजन का, पौधा का उस भाग जहाँ पर ज़्यादा मात्रा होगा वहाँ का ज़्यादा विकास होगा, जहाँ पर कम होगा वहाँ पर कम विकास करेगा। तो वही यहाँ पर लिखा होगा कि जिस तरफ ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगा उस ओर वृद्धि भी अधिक होगा, लेकिन जड़ में इसकी अधिकता कम होती है, यानी कि कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए जड़ का विकास भी कम होता है। ऑक्सीजन के बारे में था, ऑक्सीजन के क्या क्या काम है, तो यहाँ पर काम भी लिखा हुआ है इसका कौन कौन काम करता है। तो इसके यहाँ पर भी लिखा हुआ कि कोशिका विभाजन करता है और कोशिका दीर्घन का काम करता है। अब यहाँ सीरियल नंबर से हम देखते हैं कि क्या क्या काम है इसका। तो सबसे पहला नंबर काम है यहाँ पर कि यह जड़ की वृद्धि को नियंत्रित रखता है, यह जड़ की वृद्धि को नियंत्रित रखता है। दूसरा है यह बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होता है, वैसा फल जिसमें बीज नहीं हो उसका उत्पादन करता है। तीसरा नंबर है कि यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायक होता है। इसके बाद यह पत्तियों एवं फल को झड़ने से रोकता है। पांचवा नंबर है कि गेहूं एवं मक्का के खेतों में खरपतवार को नाश करने के लिए भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर गेहूं का खेत हो या मक्का का खेत हो तो उसके पत्ती के द्वारा उस खेत में खरपतवार ज़्यादा हो जाता है, जिसको नाश करने के लिए, उसको साफ करने के लिए हम लोग ऑक्सीन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह पांचों के पांचों इस ऑक्सीन के काम था, ऑक्सीन हार्मोन जो है इसका काम था। अब इसके बाद हम लोग का जो दूसरा नंबर था, ऑक्सीन के बाद जिबरेलिन्स की बारी है कि आखिर जिबरेलिन्स क्या होता है। तो लोग इसको देखते हैं कि जिबरेलिन्स क्या है। तो यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, यह भी कार्बनिक यौगिक है, यानी कि इसमें भी कार्बन की मात्रा कुछ ना कुछ होगी।
इसका मुख्य उदाहरण जिब्रेलिक अम्ल है, और जिब्रेलिन का या जिब्रेलिन्स का उदाहरण जो है हम लोग का उदाहरण जिब्रेलिक अम्ल है। जिब्रेलिक अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल। और यह जिब्रेलिक अम्ल भी क्या होता है, तो यह कार्बनिक यौगिक होता है, यह कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि जिब्रेलिक भी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, और इसका जो उदाहरण है उन लोग का जिब्रेलिक अम्ल है। अब जिब्रेलिन के क्या क्या काम है, जिब्रेलिन्स के क्या क्या काम है, इस काम के बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या काम है। तो सबसे पहला नंबर काम है इसमें कि यह तना को लंबा और चौड़ा करने का काम करता है। जो पौधा होगा, पौधा के तना को चौड़ा और लंबा करने का काम करता है। दूसरा है कि बीज को अंकुरने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद तीसरा है कि यह पौधे की बृहत आकार होने में, यानी कि विशाल पौधा होने में, छोटा से जब बड़ा होता है तो यह जिब्रेलिन्स जो है उस पौधे की सहायता करता है बड़ा होने में। तो यह तीनों के तीनों इस जिब्रेलिन के काम था। अब इसके आगे हम देखते हैं साइटोकाइनिन के बारे में, और यह पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन का तीसरा भाग है, तीसरा नंबर हार्मोन है, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। यह एक क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि क्षारीय अगर होगा तो इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। तो ऐसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि वैसा पादप हार्मोन का नाम बताओ जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए उस समय कि साइटोकाइनिन। तो आप ध्यान रखें कि यह जो साइटोकाइनिन है क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है। इसका संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरे पर होता है, यानी कि यह जो साइटोकाइनिन है जड़ के अगले भाग पर इसका उत्पादन होता है, बनता है, जहाँ से यह तना में पहुँचते हैं। सीमित मात्रा में साइटोकाइनिन उन भागों में पाया जाता है जहाँ कोशिका विभाजन होता है, और जहाँ पर जड़ में बनता है इसका संश्लेषण जड़ में होता है, और जड़ के बाद वहाँ से तना में पहुँच जाता है। और वैसा भाग जहाँ पर कोशिका का विभाजन होता है वहाँ पर साइटोकाइनिन की मात्रा सीमित मात्रा में होती है, यानी कि जितनी आवश्यकता होगी उतना ही वहाँ पर साइटोकाइनिन मौजूद होता है, न कम होगा न ज़्यादा होगा। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि साइटोकाइनिन क्या क्या काम है। तो सबसे पहला नंबर काम है कि यह भी कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जैसे अगर हम ऑक्सीन की बात करें, ऑक्सीन की बात करें तो यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन का काम करता था। सेम इसी प्रकार से जो साइटोकाइनिन होता है, सेम इसी प्रकार से साइटोकाइनिन भी कोशिका विभाजन में सहायक होता है। यह उत्तकों का भी विभाजन में सहायक होता है। तो कोशिका का विभाजन या उत्तक का विभाजन एक ही हुआ। जब बहुत सारे कोशिका का विभाजन होगा तो उत्तक का विभाजन उसको बोलते हैं, क्योंकि उत्तक जो होता है कोशिका का समूह ही होता है। ठीक है, ये दोनों बात एक ही है, लेकिन हम उत्तक और कोशिका के रूप में अलग अलग लिखे हैं। अब इसके बाद तीसरा नंबर है हम लोग का यह पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि करता है। उसके बाद चौथा है कि यह बीजों को अंकुरने को कहता है, यानी कि बीज अगर नहीं अंकुर रहा है तो उसको अंकुरने में मदद करता है। ठीक है, तो बीज को अंकुरने में मदद एक और कर रहा था जिसका नाम जिब्रेलिन है। यहाँ पर जिसका नाम जिब्रेलिन है, यहाँ पर बीज को अंकुरने में सहायता प्रदान करता है। उसी प्रकार से साइटोकाइनिन भी क्या करता है कि वैसा बीज जो अंकुरने में जिसको थोड़ा सा कठिनाई होता होगा उसको अंकुरने के लिए सहायता प्रदान करता है। अब इसके बाद हम लोग का जो चौथा हार्मोन था यहाँ पर एब्सिसिक अम्ल। इस एब्सिसिक अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एब्सिसिक अम्ल क्या होता है। ठीक है, इस चौथे हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एब्सिसिक अम्ल के बारे में। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल इसको वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहा जाता है। एब्सिसिक अम्ल को वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहा जाता है। ये लाइन आपको याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत साल पूछा हुआ है, क्योंकि यह पौधे की वृद्धि को रोकता है। यह ऐसा पादप हार्मोन है जो वृद्धि को, सब इसके पहले जितने भी थे सब वृद्धि कर रहा था कुछ न कुछ भाग का, लेकिन एब्सिसिक अम्ल को हम लोग वृद्धि रोधक, एब्सिसिक अम्ल को हम लोग वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह पौधा के वृद्धि को रोकता है। पौधा को बड़ा होने या मोटा या पतला होने में
यह सहायता नहीं करता है, रोकता है उसको। अब इसके बाद एब्सिसिक अम्ल के काम, तो सबसे पहले तो वही है कि यह पौधे की वृद्धि को रोकता है, यह पत्ती को झड़ने से रोकता है। उसके बाद यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित रखता है, न ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होने देता है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पेड़ सूख जाएगा, न उसके कम मात्रा में होने देता है, तो यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करता है। उसके बाद यह पौधे से फूल फल को अलग नहीं होने देता। अगर किसी पौधे से अगर फूल और फल बहुत जल्दी अगर झड़ रहा है तो ऐसे समझ लें कि उसमें एब्सिसिक अम्ल की कमी है। जिस पौधा में एब्सिसिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में होता है या सीमित मात्रा में होता है, जितना उसको ज़रूरी है, तो उस पेड़ से फल और फूल जल्दी नहीं झड़ते हैं, समय के बाद ही फल और फूल झड़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग का पांचवा है एथिलीन, और यह एथिलीन सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग का एग्जाम के लिए, क्योंकि यह गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। इसकी सहायता से पौधे की चौड़ाई में वृद्धि होता है, किंतु यह पौधे की लंबाई को रोकता है। पौधे की चौड़ाई को बढ़ाता है और पौधे की लंबाई को घटा देता है, यानी कि उसमें लंबाई को बढ़ने से रोकता है और चौड़ाई को वृद्धि करता है। इसका निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है, पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। एक और बात यहाँ से लिख लेंगे इम्पोर्टेंट करके, VBI है कि एथिलीन जो होता है, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। फल पकाने वाला, एथिलीन को फल पकाने वाला या पकाने वाली हार्मोन, फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या काम है। तो सबसे पहला काम तो यही हो गया कि यह फल को पकाता है। यह जो एथिलीन है यह फल को पकाता है, यह गैस के रूप में पाया जाता है। इसका काम देखेंगे। एथिलीन के कार्य, यह पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि यह पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है। तो सबसे पहला नंबर काम है कि जो पौधे होता है उसका चौड़ाई में वृद्धि करता है। यह पत्ती को झड़ने से रोकता है। उसके बाद तीसरा है कि यह फल पकाने में सहायता प्रदान करता है, अतः इस हार्मोन को हम लोग फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। अतः इस हार्मोन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। उसके बाद चौथा है, यह पौधे से फूल फल को अलग नहीं होने देता है। जैसे एब्सिसिक अम्ल था उसी प्रकार से एथिलीन है, लेकिन उसके अतिरिक्त इसमें यह बात है कि यह जो है फल को पकाने में मदद करता है, फल को पकाता है, इसलिए इसको फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद एब्सिसिक अम्ल को हम लोग बोलते थे वृद्धि रोधक हार्मोन, और एथिलीन को बोलते हैं फल पकाने वाला हार्मोन। इस दोनों बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद है लास्ट में जो हम लोग का हार्मोन था, पादप हार्मोन फ्लोरोजीन्स, उसी के बारे में पढ़ना है। तो फ्लोरोजीन्स हार्मोन तथा इसका कार्य, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं है, 2 लाइन है इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं और आपके एनसीईआरटी से वो हट के है, मतलब एनसीईआरटी में इसको नहीं पढ़ना था, इसको अलग से लिया गया है। तो इसका जो संश्लेषण होता है फ्लोरोजीन्स का, पत्तियों में होता है। इसका संश्लेषण पत्तियों में होता है। यह फूल को खिलाने का काम करता है, फूल को खिलाने का काम करता है, अतः इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। जो फल पकाता है उसको फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, जो वृद्धि रोकता है उसको वृद्धि रोधक हार्मोन, और जो फूल को खिलाता है यानी कि फूल को खिलने में मदद करता है उसको हम लोग बोलेंगे फूल खिलाने वाला हार्मोन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फूल खिलाने वाला हार्मोन क्या होगा, तो फूल खिलाने वाला हार्मोन को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोजीन्स, फल पकाने वाला हार्मोन को हम लोग बोलते हैं एथिलीन, और वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन को बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल। अब इसके बाद हम लोग को आगे का टॉपिक है अनुवर्तनी संचालन। अनुवर्तनी संचालन, तो इसके पहले जितने भी टॉपिक थे यानी कि हम लोग का हार्मोन के बारे में कि पादप हार्मोन कितने होते हैं, उसका क्या क्या काम है, इस सभी हार्मोन को आप ध्यान में रखेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि इस हार्मोन से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि फल पकाने वाला हार्मोन किसे बोलते हैं, कौन सा हार्मोन पत्ती में पाया जाता है,
कौन सा हार्मोन तना में पाया जाता है, कौन सा जड़ में पाया जाता है, यानी कि कुछ भी पूछ लेगा। तो आप इस सभी बात जितना मैंने बताया यहाँ पर सभी बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इस सभी बात को इस सभी टॉपिक के बाद हम लोग का आगे का टॉपिक है अनुवर्तनीय संचालन। अनुवर्तनीय संचालन क्या होता है? तो अभी थोड़ा देर पहले हम उद्दीपन के बारे में बात किए थे, थोड़ा देर पहले हम उद्दीपन के बारे में बात किए थे, शायद यहाँ पर है उद्दीपन कि प्रत्येक जीव क्या होता है, बाहरी वातावरण के अनुसार वो अपने गति में चेंजिंग लाते रहता है। बाहर क्या है उसके अकॉर्डिंग अपने गति में चेंजिंग लाते रहता है, उसी को हम लोग उद्दीपन बोलते हैं। और इसी उद्दीपन को भी हम लोग अनुवर्तनीय संचालन बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि अनुवर्तनीय संचालन क्या होता है। तो बाहरी वातावरण के प्रति पौधे की किसी अंग की गति को अनुवर्तनीय संचालन या गति कहा जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर मटर का अगर पौधा लगाया जाए, ऐसे अगर यहाँ पर बगल में एक लाठी खड़ा कर जाए तो पौधा क्या करता है, बाहर में जो बाग में इसके लाठी रखा हुआ है, इस लाठी को देखकर या इस लाठी के सहारे से इस लाठी पर चढ़ के ऊपर चला जाता है। यानी कि बाहरी वातावरण के साथ अगर नहीं रहता तो नीचे की तरफ चला जाता है। अगर उस पर वहाँ पर लाठी रख दिया गया है या कोई डंडा रख दिया गया है, घेरा घेर दिया गया, तो उस पर चढ़ के वो आगे की तरफ चल जाता है। या आप देखेंगे कि जिस तरफ सूर्य उगता है उस तरफ पौधा या कोई भी पेड़ होगा वह उस तरफ ज़्यादा खिला हुआ रहता है, और जिस तरफ से सूरज नहीं उगता है उस तरफ थोड़ा सा मुरझाया टाइप का रहता है। तो वह बाहरी वातावरण के साथ गति को नियंत्रित करते रहता है, और उसी गति को हम लोग बोलते हैं अनुवर्तनीय संचालन। और यह जो संचालन होता है हम लोग का 3-4 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला नंबर प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा नंबर हम लोग का गुरुत्वानुवर्तन, सबसे पहला है प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा गुरुत्वानुवर्तन, उसके बाद तीसरा है रसायन अनुवर्तन या रासायनिक अनुवर्तन, उसके बाद जलानुवर्तन, स्पर्श अनुवर्तन, वायु अनुवर्तन। तो इन सभी 6 अनुवर्तन के प्रकार को हम लोग अगले क्लास में बारी बारी से पढ़ेंगे। इसके बारे में इस सभी के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, और इसका चित्र के साथ पढ़ेंगे कि आखिर कैसे प्रकाश अनुवर्तन होता है, कैसे जलानुवर्तन होता है, कैसे वायु अनुवर्तन होता है, और भी बहुत सारे अनुवर्तन के प्रकार कैसे कैसे होता है, उसका क्या क्या काम है, क्या क्या पौधा में सहायता करता है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में। क्योंकि यह जो लेक्चर था आप लोग का लेक्चर नंबर 1 था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जब हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आएंगे तो उस 2 नंबर लेक्चर में आएंगे हम लेकर कि अनुवर्तनीय संचालन के कितने प्रकार होता है। तो उस सभी 6 प्रकार को हम लोग बारी बारी से कैसे पढ़ेंगे फिगर के साथ। तो आप लोग बने रहेंगे लेक्चर नंबर 2 के लिए। और इस वीडियो कैसा लगा, यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे हमें, ताकि आगे की क्लास जो होगा उसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाए, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग देखते रहे इसी तरह से, और चैनल को प्यार दुलार देते रहे। तब तक के लिए आप सभी को बाय।